हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्काईलाइन एकेडमी। मैं इस वीडियो में मैथ का मॉडल सेट 1 लेके आया हूं, जिसमें से ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन है। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है कि 156 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना है। तो 156 का अगर अभाज्य गुणनखंड किया जाए तो सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 से जाएंगे तो 78 बार में जाएगा। उसके बाद फिर 2 से देंगे तो 39 बार में जाएगा। फिर 2 से देंगे, 2 से जाएगा नहीं, 3 से देते हैं तो 13 बार में आएगा। यानी कि इसका 156 का आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये जो भी ऑप्शन में है वो ऑप्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन मैच करवाते हैं तो इसका ऑप्शन है सो डी हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। क्वेश्चन नंबर 2 है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से यदि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर है, जहां पर r का वैल्यू तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है तो r का वैल्यू b से छोटा होता है और है सो 0 से बड़ा या बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन है सो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की 7√5 कैसी संख्या है? तो 7√5 है सो अपरिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इस वजह से 7√5 भी है सो एक अपरिमेय संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 4 है प्रत्येक भाज्य संख्याओं का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना होता है। ठीक है, तो यानी कि जो भी भाज्य संख्या है वो आने वाले, अगर देखा जाए तो अगर भाज्य संख्या 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है, तो ये सारे भाज्य संख्या है। तो इसके बीच जो है अभाज्य संख्या वो अनेक तरह के आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ दिया गया है तो बहुपद पी एक्स के शून्यकों की संख्या होगी। तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या जो होगी वो 3 होगी। क्यों? क्योंकि ग्राफ में है सो यहाँ पर 3 पॉइंट को कट कर रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट, तो इस वजह से इसके शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 15 के शून्यक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 के जो शून्यक है इसको हल करने के बाद इस तरह से करेंगे कि एक्स स्क्वायर माइनस 15 को हम लोग √15 का स्क्वायर लिखेंगे और इसको जब ब्रेक करेंगे तो x प्लस √15 आएगा और एक आएगा x माइनस √15। और फिर यहाँ से जो x का शून्यक आ जाएगा वो एक बार है सो माइनस √15 आएगा और एक बार है सो √15 आएगा। 2 शून्य किस प्रकार आएंगे तो इसमें कौन कौन सा देख लेते हैं। ऑप्शन सी है, एक का है सो √15 और एक माइनस √15, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो यहाँ पर शून्यकों का गुणनफल बोला गया है, तो शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा जो होता है c/a होता है। तो c का वैल्यू यहाँ पर 2 है और a का वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि 1 है, 2/1 इक्वल टू 2, तो इसका ऑप्शन है सो 2 हो जाएगा, ये ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 है कि रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो तो निम्न कथन सही है। तो ये जो वैल्यू होता है उससे ये पता चलता है कि उसका एक अद्वितीय हल होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4 का हल होगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 है और एक है x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब इन दोनों समीकरणों को ऐड करते हैं तो y y कैंसिल, यहाँ से 2x इक्वल टू 18 आ जाएगा और 2 से ये कैंसिल, यानी कि 9 का जो वैल्यू है x इक्वल टू वो 9 आ जाएगा। x का वैल्यू 9 है, जो उसको समीकरण दोनों में से किसी एक में पुट करते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 14 है। तो यहाँ पर x के जगह पर 9 रखते हैं तो 9 प्लस वाई इक्वल टू 14 हो जाएगा और यहाँ से y इक्वल टू हो जाएगा 14 में से 9 माइनस होगा तो ये 5 बचेगा। तो x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5, तो इसका ऑप्शन है सो सी हो जाएगा, x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू 5। क्वेश्चन नंबर 10 रैखिक समीकरण युग्म असंगत है तो आलेख की रेखाएं। तो अगर रैखिक समीकरण युग्म असंगत होगा तो आलेख की रेखाएं समांतर होगी, ऑप्शन ए हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में कौन द्विघात समीकरण है? तो इन सब के एक एक करके हल करने के बाद ये पता चलेगा कि ऑप्शन सी जो है वो द्विघात समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और असमान या भिन्न भिन्न हो। तो वास्तविक एवं असमान या भिन्न भिन्न हो तो इसके लिए जो होता है d का वैल्यू वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है सो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हो तो d का वैल्यू जो होता है d बराबर b² माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो यहाँ से देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? b² माइनस 4ac, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यदि विविक्तर d इज लेस देन 0 हो तो इनमें से मूल क्या होगा? अगर d का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो मूल जो है वो काल्पनिक होगा, उसका वास्तविक मूल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में कौन एपी है? तो एपी के बारे में बताना है कौन सा एपी है। तो ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं क्या होता है कि जो एपी है 2, 4, 8, 16। तो यहाँ 4 में से 2 को घटाते हैं तो 2 बचता है, 8 में से 4 को घटाते हैं तो 4 बचता है, 16 में से 8 को माइनस करते हैं तो 8 बचता है। तो यहाँ पे सभी का जो है वो एक जैसा नहीं आ रहा है, तो ये एपी में नहीं होगा। दूसरा देखते हैं ऑप्शन 1, -1, फिर -3, -5। तो -1 में से 1 को घटाते हैं तो -2 आएगा, -3 में से -1 को घटाते हैं तो -2 आएगा, और -5 में से -3 को घटाते हैं तो इसका भी वैल्यू -2 आएगा। तो सभी का सार्वंतर सेम आ रहा है, तो ये जो है इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 जो है एपी 3/2, 1/2, -1/2 और -3/2। तो इसमें है सो इसका प्रथम पद बताना है और सार्वंतर बताना है। तो प्रथम पद जो हो जाएगा वो 3/2 हो जाएगा। सार्वंतर डी जो होता है वो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद 1/2 है और पहला पद 3/2 है। इसको जब माइनस करते हैं तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, और 1 - 3 करेंगे तो यानी कि -2/2 आएगा, और जिसकी वजह से 2 कैंसिल और यहाँ से -1। तो d बराबर -1 आया और a बराबर 3/2 आया। तो इसको में चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन। तो ऑप्शन बी है कि a बराबर 3/2 और d बराबर -1। क्वेश्चन नंबर 17, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं? यहाँ पर 10 और 250 के बीच 4 के गुणज को बताना है। तो अगर देखा जाए तो इसका एपी जो होगा 12 होगा, उसके बाद 16 होगा, फिर इसी तरह से 20 होगा, इसी तरह बढ़ते बढ़ते जाएगा, वो जाएगा 248 तक। क्योंकि 250 के बीच ही लेना है तो यहाँ से ऐसो एन का वैल्यू निकालना है। तो एन का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग ये करते हैं कि यहाँ पर ए एन इक्वल टू दिया हुआ है 248। अब ए एन इक्वल टू जब 248 दिया हुआ है तो ए एन का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 248 हो जाएगा। यहाँ पर a का वैल्यू 12 है और फिर है सो n का वैल्यू नहीं मालूम है, तो n माइनस 1 और d का वैल्यू जो है वो 4 हो जाएगा, इक्वल टू 248 हो जाएगा। इसके बाद फिर फर्दर अगर सॉल्व करते हैं यहाँ से तो फिर जो आ जाएगा वो इस प्रकार आएगा कि 12 को अगर राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 248 में से 12 माइनस होगा और फिर 4 से डिवाइड हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो n माइनस 1 इक्वल टू 248 में से 12 माइनस होगा, तो यहाँ पर जो बचेगा वो 236 बचेगा बटे 4। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 4 बचे 20 और 4 9 36। तो यहाँ से है सो फिर n इक्वल टू 59 प्लस 1 हो जाएगा बराबर 60, यानी कि n का वैल्यू है सो यहाँ पर 60 आ जाएगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो
ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन होगा, 60 ऑप्शन बी आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि आकृति में, इसको इरेज कर लेते हैं, आकृति में है सो यहाँ पर दिया हुआ है वो DE समांतर BC, यहाँ पर DE समांतर BC दिया हुआ है। कह रहा है कि AD बराबर 3 सेंटीमीटर, AD बराबर 3 और BD बराबर है सो 1.5 है। EC बराबर 1, EC बराबर 1 है, तो यहाँ पर AE का मान निकालना है। तो AE का मान इसका है सो थेल्स पर में से 3/1.5 इक्वल टू AE बाय 1 हो जाएगा, और 1.5 3 से कैंसिल, यानी कि AE का वैल्यू यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो 2 ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन सी है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज है, इस प्रकार है कि D भुजा BC का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। ABC और BDE दो समबाहु त्रिभुज इस प्रकार है कि यहाँ पर जैसे एक त्रिभुज है ABC और एक BC पर D इस प्रकार है। यहाँ पर ऐसा D कोई है मध्य बिंदु, BC का मध्य बिंदु है, त्रिभुज ABC और BDE के क्षेत्रफलों का अनुपात होगा, तो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन चेक कर लेते हैं। इसका आंसर है सो 1/2 आ जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 त्रिभुज ABC में यदि AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो तो कौन सा कोण 90 डिग्री होगा। अगर यहाँ पर इस तरह से ABC दिया हुआ है और जिसमें से AC स्क्वायर, AC सबसे बड़ी भुजा होगी ACB, तो कौन सा कोण 90 डिग्री होगा, कोण बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 बिंदु PXY की मूल बिंदु से दूरी निम्न में से क्या होगी। तो और मूल बिंदु से जो दूरी होगी वो √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 ये कह रहा है कि यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है तो M1 और M2 का अनुपात होगा। तो अगर मध्य बिंदु है तो उसका अनुपात 1:1 होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू होगा। तो 1 - 10 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 + 10 45 डिग्री 1 होता है। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 1 - 1 डिवाइड बाय 1 + 1, 1 में से 1 को घटाते हैं तो यहाँ पर 0/1 हो जाएगा, और 0/1 इक्वल टू 0, यानी कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 sin 18 डिग्री डिवाइड बाय cos 72 डिग्री का मान होगा। तो sin 18 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 18 डिग्री लिख सकते हैं, डिवाइड बाय cos 72 डिग्री हो जाएगा। और फिर यहाँ से अगर देखा जाए cos 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है यहाँ पर करते हैं, तो cos 90 में से 18 को माइनस करते हैं तो 72 बचेगा, और cos 72 डिग्री और यहाँ से 72 डिग्री ये दोनों कैंसिल होकर वैल्यू 1 दे देगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 यदि tan A इक्वल टू 4/3 हो तो sin A का मान होगा। यहाँ पर इस तरह से एक कोई ट्रायंगल है ABC जिसमें से tan A का वैल्यू दिया हुआ है। tan A इक्वल टू हो जाएगा tan A इक्वल टू 4/3 दिया हुआ है। तो 4/3 tan A बराबर होता है लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब जो है BC और आधार AB हो जाएगा, तो BC/AB इसको लिख सकते हैं। तो BC का जो वैल्यू है यहाँ पर BC बराबर 4 हो गया, और AB बराबर है 3 हो गया। यहाँ से हम लोग AC का वैल्यू निकालते हैं, तो AC बराबर जो हो जाएगा √4 स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो यहाँ से फिर जो वैल्यू आ जाएगा AC इक्वल टू √4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9,
और यहाँ से AC इक्वल टू √25 आ जाएगा और यहाँ से AC बराबर 5 आ गया। AC का वैल्यू 5 आ गया। यहाँ पर साइन A बराबर जो होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब जो है वो BC हो जाएगा और कर्ण है सो AC हो जाएगा। तो BC का वैल्यू है सो हमारे पास 4 दिया हुआ है, तो 4/AC का वैल्यू 5 हो जाएगा। यहाँ से ये 4/5, साइन A का वैल्यू 4/5 होगा। तो ऑप्शन में मैच करवा लेते हैं, कौन सा है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। तो भूमि का कोई भी एक बिंदु है, यहाँ से कोई मीनार है, इस तरह से यहाँ मीनार है, तो इस मीनार तक की दूरी 30 मीटर है। मीनार के शिखर को उन्नयन कोण, यहाँ से शिखर का उन्नयन कोण ये जो है 60 डिग्री है, 60 डिग्री दिया हुआ है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें, तो ये एंगल दिया हुआ है, तो इसका सामने वाली जो भुजा होगी वो लंब हो जाएगी और इधर वाली भुजा आधार हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ABC इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर AB को निकालना है और 60 डिग्री निकालना है, तो लंब और आधार में जो रिलेशन होता है tan थीटा का वैल्यू होता है। तो tan 60 डिग्री इक्वल टू जो हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब का वैल्यू 30 मीटर है और आधार का वैल्यू AB हो जाएगा। ओके, तो tan 60 डिग्री का मान होता है √3, 30/AB हो जाएगा। और यहाँ से AB का वैल्यू निकालेंगे तो AB इक्वल टू 30/√3 हो जाएगा और इसको कैंसिल किया जाएगा तो ये जो आ जाएगा 10√3 आएगा। ठीक है, तो 10√3 जो भी ऑप्शन में है ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 27, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। त्रिभुज यहाँ पर PQR है, इस तरह से त्रिभुज है, सो एक PQR है, PQR जिसमें से Q समकोण है, तो Q को समकोण दिखा दिए। PQ बराबर 3 सेंटीमीटर, PQ का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है और PR का वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। तो एंगल QPR का मान होगा, QPR का मान क्या होगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि क्या होगा। कि अगर ये 90 डिग्री है तो इसमें से, तो अगर देखा जाए कि कोण P के बारे में बोला गया है, तो कोण P में है सो जो आधार हो जाएगा वो इसके सामने वाली भुजा हो जाएगी PQ और कर्ण हो जाएगा PR। आधार और कर्ण में जो रिलेशन होता है cos थीटा का होता है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण यानी कि 3/6 और यहाँ से 1/2 आएगा। और cos थीटा जो है 1/2 जो एंगल है cos थीटा इक्वल टू 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं cos 45 डिग्री, और cos 45 डिग्री लिखेंगे तो थीटा का वैल्यू जो है वो 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन है सो इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 कि एक वृत्त के कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो एक वृत्त के जो समांतर स्पर्श रेखाएं होगी वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही हो सकती है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 की एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। यहाँ पर कोई वृत्त दिया हुआ है, वृत्त के हसो वृत्त से एक स्पर्श रेखा खींची हुई है और केंद्र से जो दूरी दी हुई है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर त्रिज्या की वैल्यू निकालना है, तो त्रिज्या का जो वैल्यू आएगा यहाँ पर है सो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे और यहाँ स्पर्श रेखा और त्रिज्या लंब होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद है सो हमें त्रिज्या का वैल्यू जो आ जाएगा 25 का √25 का स्क्वायर माइनस 24 का स्क्वायर होगा और 25 का स्क्वायर करते हैं तो 625 माइनस 576, तो 625 में से 576 को जब माइनस करेंगे, 576 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो आएगा 49 आएगा और 49 का रूट निकालेंगे तो 7 आएगा, यानी कि त्रिज्या का वैल्यू जो है 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देख सकते हैं ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है, 7 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 कि यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण
पर झुकी हो तो एंगल POA बराबर होगा। तो यहाँ पर जैसे एक वृत्त है, वृत्त के जो स्पर्श रेखा है इस तरह से दो स्पर्श रेखा है और केंद्र अगर ये है O, ठीक है, तो यहाँ से दो स्पर्श रेखा PA और PB, B नीचे में है, दोनों स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री पर झुका हुआ है। तो एंगल POA केंद्र पर एंगल कितना होगा? तो क्या करते हैं कि 180 में से 80 को माइनस कर देते हैं तो वही केंद्र का एंगल आ जाएगा, यानी कि 100 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं इसको कौन सा ऑप्शन में है। यहाँ पर 100 डिग्री जो है कोई भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा केंद्र पर एंगल जो है वो 100 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण 60 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है थीटा बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, तो थीटा का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, 60 डिग्री रख लिए और 360 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, इंटू पाई का वैल्यू 22/7 हो जाएगा और त्रिज्या का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 6 × 6 हो जाएगा। यहाँ से कैंसिल करते हैं तो ये 6 बार में कैंसिल होगा और ये 6 कैंसिल, 22 × 6 करते हैं तो 132 आ जाएगा डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। 132 डिवाइड बाय 7 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑप्शन बी में देखने को मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है। तो P डिग्री के लिए क्या हो जाएगा, P बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन में मैच करवा लेते हैं कि क्या होगा। तो P बाय 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर कौन सा ऑप्शन में है? यहाँ पर कोई भी ऑप्शन इस प्रकार से नहीं है। तो यहाँ पर अगर क्या करते हैं कि ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, P बाय 720 डिग्री 2 पाई आर स्क्वायर। अब ये ऑप्शन मैच करवाते हैं, P बाय 720 डिग्री इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। तो ऑप्शन डी यहाँ पर मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले क्षेत्रफल का जो वैल्यू होगा पाई 8 स्क्वायर हो जाएगा क्षेत्रफल, और जो छोटे वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई 6 स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को क्षेत्रफलों को जोड़ते हैं और ये जो आएगा वो एक बड़े वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो पाई कॉमन आ जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा इक्वल टू पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल और आर स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हमारे पास 100 आ जाएगा, आर स्क्वायर इक्वल टू 100। तो यहाँ से r का वैल्यू जो है रूट में आएगा √100 और √100 इक्वल टू जो है वो हमारे पास 10 हो जाएगा। तो यानी कि r का वैल्यू जो बड़े वृत्त बनेगा, दोनों वृत्तों को मिलाकर बड़े वृत्त बनेगा, उसका जो है त्रिज्या वो 10 सेंटीमीटर होगा। तो ऑप्शन में मैच करवा लेते हैं, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सबसे बड़े बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर लंबे, 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सके। तो इसके लिए जो है घनाभ का विकर्ण निकालना होगा। तो घनाभ का विकर्ण होता है कि √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। तो इससे अगर वैल्यू निकालेंगे तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर होगा। फिर अगर इसको हल करते हैं, आगे फर्दर हल करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 12 का स्क्वायर 144 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा और 8 का स्क्वायर है 64 आ जाएगा। इन सभी को जोड़ते हैं तो इन सभी को जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वो
289 होगा, और 289 का अगर रूट निकालते हैं तो 17 आ जाएगा। तो सबसे लंबे बांस की लंबाई होगी 17 मीटर। तो 17 मीटर जो ऑप्शन में है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 5 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंब वृत्तीय बेलन का आयतन होगा। तो लंब वृत्तीय बेलन का आयतन जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई का वैल्यू 22/7 रखते हैं, आर का वैल्यू है 7 × 7 हो जाएगा, और फिर जो ऊंचाई है वो 5 हो जाएगा। तो ये 7 से 7 कैंसिल, इन सारे को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 770 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 36, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले धातु के 3 ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। इस बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी? तो अगर गोले की त्रिज्या देखा जाए तो यहाँ पर है सो तीनों जो छोटे छोटे गोले हैं, तो गोला का जो आयतन होता है वो 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो यहाँ से 4/3 पाई कॉमन आ जाएगा, R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब इक्वल टू जो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, इसके बराबर होगा 4/3 पाई 4/3 पाई, पाई कैंसिल, ये हो गया। अब यहाँ पर R1 क्यूब यानी कि 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब इक्वल टू जो होगा वो आर क्यूब हो जाएगा। अगर इन सभी को जोड़कर निकाला जाए, इन सभी का वैल्यू को जोड़ते हैं, 6 का क्यूब जो है वो 216 हो जाएगा, 8 का क्यूब है सो 512 आ जाएगा, और फिर 10 का क्यूब जो है वो 1000 आ जाएगा, इक्वल टू आर क्यूब हो जाएगा। उसके बाद इन सभी को जोड़ते हैं, तो जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगा वो 1728 इक्वल टू आर क्यूब होगा। अगर यहाँ पर है 1728 देखा जाए तो 12 का क्यूब आ जाएगा इक्वल टू आर क्यूब, और यहाँ से आर का वैल्यू जो है 12 सेंटीमीटर या मीटर आ जाएगा। तो ऑप्शन में चेक कर लेते हैं क्या है, 12 सेंटीमीटर ऑप्शन में है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 ये है कि यदि माध्य बराबर 60 और माध्यिका बराबर 50 है तो बहुलक होगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू होता है 3 गुना माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुना माध्य होता है, 2 गुना माध्य, ठीक है। तो इस पर रखते हैं तो 3 गुना माध्यक, 3 गुना माध्यक, माध्यक कितना 50 है, और बहुलक जो है बहुलक निकालना है, तो बहुलक ये मॉड निकालना है, तो +2 इंटू माध्य जो है वो 60 है, ये चीज हो जाएगा। तो यहाँ से अगर ये 3 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा, और इसको 2 इंटू 60 को करते हैं तो 120 आएगा। 120 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं तो ये माइनस में चला जाएगा। तो 150 में से 120 को माइनस करते हैं तो हमारे पास 30 आ जाएगा, यानी कि बहुलक बराबर है 30 आ जाएगा। ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो क्या कह रहा है कि किस प्रकार का त्वरण है। यहाँ पर ये ग्राफ दिया हुआ है, तो ग्राफ में किस प्रकार का त्वरण है। तो ग्राफ को हम लोग देख सकते हैं कि ये ग्राफ जो है वो घटते हुए ग्राफ जा रहा है, इस प्रकार से घटते हुए ग्राफ है। तो घटते हुए ग्राफ रहेगा तो ये जो होगा से अधिक प्रकार का त्वरण होगा। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो माइनस वाली जो घटना होती है वो इसकी प्रायिकता कभी नहीं हो सकती, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। रेशमा के जीतने की क्या प्रायिकता है। तो रेशमा के जीतने की प्रायिकता जो होगी 1 - 0.62 हो जाएगी, ठीक है। तो 1 में से 0.62 को माइनस करेंगे
तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगा वो 0.38 आ जाएगा। ठीक है, तो रेशमा की जीतने की प्रायिकता यहाँ पर 0.38 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, तो ये जो थे वो 40 ऑब्जेक्टिव्स थे, 40 ऑब्जेक्टिव मॉडल सेट 1। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे आप लोग को नोटिफिकेशन सारा मिलते रहें। वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू।